नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक जो है महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित हैं। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर धार देंगे। तो चलते हैं आज क्लास संख्या 36 में और इसमें देखते हैं कि कौन से 15 प्रश्न हैं जो इतिहास खंड के हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं कौन सा है? ए विकल्प भीमबेटका, बी लेखनिया, सी आदमगढ़ और डी आपका बागो। तो बेटा यहाँ पे आपको यही बताना है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पे पहली चीज ये याद रखिएगा, जो ये स्थल पूछ रहा है ये कहाँ का पूछ रहा है? ये मध्य पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है आपका, मध्य पाषाण का, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और जो यहाँ की दफन प्रथा है, जो सौदाहन है, उसके बारे में ये बहुत ही अच्छा आपका दिखाता है। ये आपका कौन सा स्थल है? ये आपका लेखनिया है, जहां से आपके सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हो। अब ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हो। जैसे लास्ट वाले पे क्वेश्चन में हमने देखा था कि सर्वाधिक क्या कंकाल प्राप्त हुए, इसमें सर्वाधिक चित्र को पूछ रहा है। तो ये आपका आदमगढ़ हो गया, लेखनिया हो गया, भीमबेटका हो गया, या फिर आपका बागोर। तो इसमें आपको भीमबेटका याद रखना है, यहाँ से ही सर्वाधिक जो है आपके चित्र प्राप्त हुए। और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ये आपका एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र कैसे होते? जो आपकी गुफाओं वगैरह में है, वहां पे जो चित्र बने हुए थे उसमें। और ये जो चित्र है ये पूरा पाषाण के ऐतिहासिक काल तक के चित्र। इसमें मानव का जो जीवन है, उसके जीवन के बारे में, उसके शिकार के बारे में, और उसने कैसे कैसे अपने आप को बढ़ाया है आगे, उनके चित्र यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तधेरी किस प्रकार का पुरा स्थल है? हड़प्पा का है, परवर्ती हड़प्पा का है, नवपाषाण का है, या फिर ताम्र पाषाण का है? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, ये दाधेरी जो है ये परवर्ती हड़प्पा काल का एक पुरा स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के जो उत्तरकालीन चरण होता है, मतलब जो खत्म हो रहा होता है धीरे धीरे वो चरण, उसे ही उत्तर काल कहा जाता है। उस समय का ये प्रतिनिधित्व कर रहा होता है परवर्ती हड़प्पा, इसीलिए इसे कहा गया है। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? विकल्प है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हमारा उत्तर इसका क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा, जो है कमेंट करिए आप, उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नवदा टोली जो है एक स्थान है, जहां से ये ताम्रपाषाणिक स्थल। और यहाँ पे क्या है, जो बस्तियां हैं, बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके? तो बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ में जो धातु है, धातु प्रयोग के भी साक्ष्य। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण किस स्थल के आधार पर किया गया था? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मांडा, या फिर हड़प्पा। तो जो ओसीपी है गैरिक मृदभांड, ये किसके नाम पे आखिर डाला गया? तो ये बेटा आपके हस्तिनापुर जो स्थल है, वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर ही जो है इसका नाम क्या रखा गया था? ओसीपी रखा गया है। यह संस्कृति जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और ये उत्तर भारत का जो प्रारंभिक लौह युग था उससे ये संबंधित है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, भारत में लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से मिले हुए? नवदा टोली से मिले हुए, अतरंजी खेला से मिले हुए, मोहनजोदाड़ो से मिले हुए, या फिर बागोर से मिले? तो यहाँ पे बेटा जो अतरंजी खेला है, यहाँ से ही सबसे पहले आपके जो है लौह धातु के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहाँ पे स्थल पाया जाता है? तो ये बेटा आपका उत्तर प्रदेश में स्थल पाया जाता है। ये आपके लिए खास हो जाता है, यहीं का है। और यहाँ के धातु का उपयोग सबसे प्रारंभिक साक्ष्य, और साथ में ये संस्कृति जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति में भी मानी जाती है।
क्योंकि यहीं से युग के परिवर्तन का आगाज होता है। क्योंकि जब लौह का प्रयोग हुआ तो लौह के हलों का प्रयोग हुआ, लौह के जो है आपके हथियारों का प्रयोग हुआ, जिससे हर एक काम में कहीं ना कहीं तेजी आई, कृषि में जो है उर्वरता बढ़ी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, तामास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर गोलाकार? तो आखिर किस तरह से जो है इसे अपनाया जाता था, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सिंपल से अगर बात करते हैं तो ये एक प्रकार से जो आपका एच टाइप कहा जाता है, जिसमें हम सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हम किसको सौर दफन, आज के समय में भी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ ही लिया जाता है, उसी के तरफ जो है आपका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे जो तो महाराष्ट्र के लोगों को बारे में पूछ रहा, तो यहाँ पे घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था, ये खास है। कहाँ पे? तो जो घर होते थे, घर के फर्श के नीचे, फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस चीज को यहाँ पे याद रखें। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण कांस्य व लौह युग का त्रियीय विभाजन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने, थॉमसन ने, एच.डी. सांकलिया ने, या फिर मार्शल? तो यहाँ पे एक आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ये पाषाण है, कांस्य है या लौह युग है, जो 3 युगों में विभाजन किया गया है, ये जो है आपके थॉमसन के द्वारा किया। ये जो आपका कोपेनहेगन संग्रहालय है, उसके जो क्रिएटर हैं, उसको जो बनाने वाले हैं, उन्होंने ही इसको जो है 3 युगों में विभाजित किया। इसे ही 3 एज सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किसने की थी? मार्शल ने की थी, थॉमसन ने की थी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी, या फिर सांकलिया ने की थी? तो यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो है इसके पुरापाषाणिक प्रथम उपकरण की खोज की थी। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत में जो पुरापाषाणिक उपकरण है उनकी खोज की थी, और उसके इन्होंने इसे भारतीय पुरापाषाण का जनक के तौर पे भी कहा जाता है। किसों में? पुरापाषाण का जनक, पाषाण का जनक के रूप में इसे जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? विकल्प है आपका मार्शल ने, थॉमसन ने, एच.डी. सांकलिया ने, या फिर फुट ने। ब्रुसफुट ही को फुट ही कहा गया है। जल्दी से उत्तर कमेंट करिए। अब इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एच.डी. जो सांकलिया जी हैं, इन्होंने ही जो है नवदा टोली जो है इसका उत्खनन किया था, और उत्खनन के समय में कई सारे महत्वपूर्ण जो है स्थल मिले हैं, और ये एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल। कहाँ का? तो ये आपका मध्य प्रदेश का नवदा टोली, इसे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, ऐतिहासिक सभ्यता, या फिर मध्यकालीन जो है सभ्यता? यहाँ पे बताइए, एक चीज याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, और हमेशा जहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है उसे तो प्रागैतिहासिक कहेंगे, लेकिन जहाँ की लिपि अभी तक का नहीं पढ़ी गई, अभी तक यही नहीं पता चला कि जो उनकी चित्रात्मक शैली है उसमें लिखा क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हमेशा ऐतिहासिक जो है काल के रूप में विभाजित करते हैं। और कारण क्या है? कारण बेटा यही है कि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लिपि पढ़ी नहीं गई, नहीं गई ये कहेंगे, या फिर नहीं जा सकी, दोनों चीजें। इसकी लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं जा चुकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसकी लिपि को समझे और ये बताए कि इस लिपि में लिखा क्या है। क्लियर बेटा? चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? ये हमने जो है अपना जो
हिस्ट्री का पोर्शन है जो हम करा रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से कराए हैं, तो वहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। इसमें हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मांडा हो जाएगा या फिर लोथल हो जाएगा। और उत्तरी सीमा का जिक्र कर रहा है। उत्तरी सीमा क्या हो जाती है? उत्तरी सीमा आपकी जो है नॉर्थ, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका बेटा मांडा है, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यही उत्तरी सीमा को दर्शाता है और ये सभ्यता का सबसे उत्तरतम। तो इसलिए इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, लोथल है, कालीबंगन है, हड़प्पा है या फिर राखी गढ़ी है। तो बेटा यहाँ पे जो हड़प्पा स्थल है, जिसके नाम से पूरी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये आपके जो है इस समय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसलिए इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले? कालीबंगन में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या फिर मांडा में? तो यहाँ पे किसके अवशेष पूछ रहा है? तो यहाँ पे कुओं के अवशेष के बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ से क्या है? यहाँ से घरों के भीतर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो घर है, घर के अंदर कुओं के अवशेष मिले। मतलब बाहर जाके आपको पानी भरने की जरूरत नहीं, आप घर में ही पानी भरिए, घर में ही सारी चीज। और यही जो स्थल है, यहीं पे जो है जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था, सबसे उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना। बताइए, क्लियर? यहाँ पे जल प्रबंधन हो गए, साथ में एक चीज और है इसी स्थल पे, नगर नियोजन जो है, नगर नियोजन ये सबसे बेहतर यहीं पे पाए। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? या प्राप्त हुआ है हड़प्पा से प्राप्त हुआ, कालीबंगन से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ या भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ? तो आखिर कहाँ से प्राप्त हुआ ये चीज आपको बताना। तो ये भैया बेटा आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे महान स्नानागार जो है, एक जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ग्रेट बाथ यहीं पे मिला है। और यहाँ पे सामूहिक स्नान की जो प्रथा है उसको दिखाया गया। और साथ में ये भी कहा गया है कि सामूहिक जब स्नान किया जाता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं पूजा या उसके सामूहिक पूजा का भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। तो आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे, ये 15 प्रश्न हो चुके हैं। इसमें से कितने आपके सही हुए इस चीज को जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का करेंगे इंतजार। साथ में आप देख ले रहे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। तो आज का हमारा ये प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम किस जातीय समूह से संबंधित था? आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कमेंट करिएगा। तुर्क का, मंगोल का, अरब का, अफगान का? और इसका उत्तर जो है कल के हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। तो कल के प्रश्न का उत्तर देख ले रहे हैं, किसने जो है आर्य समाज की स्थापना? विवेकानंद जी ने की है या फिर राजा राम मोहन राय जी ने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है या फिर महात्मा गांधी? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब ये स्थापना की कब की? ये आपको 10 अप्रैल 1875 किस स्थल पे की गई थी? तो बम्बई में की गई थी, जिसे अब मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले से बम्बई के नाम से ही जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक जो है जो समाज सुधार था उसके आंदोलन की नींव के तौर पे इसे माना है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो थी, एक यहाँ का स्लोगन आता है जिसे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये सबसे खास है। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था कि जो वेद है उनकी तरफ हम लौटे। जो आर्य समाज के वेद लिखे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनके वेदों की तरफ लौटने की बात इसमें कही गई। तो ये तो हमारा पूरा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम देख ले रहे हैं कल हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग अपने भूगोल के संदर्भ में चर्चा करेंगे, भूगोल के टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आज जो हमने किया है, आज हमारा इतिहास का खंड हो चुका है, कल हम भूगोल के टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत, आपका दिन शुभ हो। हमारे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।